हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम 2026 का डेट है 6 दिसंबर और फॉर्म आपके जारी हैं। 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जाकर अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। अगर जिन बच्चों ने फॉर्म भर लिया है लेकिन कुछ गलती हो गई है तो 3 तारीख तक आपकी जो गलती सुधारने का मौका है। आज की क्लास में हम कुछ प्रमुख बातें करेंगे आपसे, जिसमें ये जानना है हमको कि यूपीपीसीएस के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन एरियाज पे फोकस करना चाहिए, क्या जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए ये होती है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कई बच्चे तो ऐसे होंगे कि अपनी बुक को ओपन तो करते हैं बट एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर या चार चैप्टर या पांच चैप्टर पढ़ करके बोर होने लगते हैं और फिर उस किताब को बंद कर देते हैं। फिर अगले 1-2 महीने बाद फिर से वो किताब उठाएँगे, फिर वही रवैया अपनाएँगे, फिर से 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर, यानी कि वो वहाँ से पढ़ ही नहीं पाते हैं और ये बड़ी समस्याएँ हैं बच्चों के साथ। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको जानना है कि आपका जो आयोग है, चाहे वो पीसीएस हो, यानी कि यूपी पीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो या कोई भी अदर स्टेट जो पीसीएस हो, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि किस प्रकार से आपका आयोग रवैया अपनाता है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुट अप करता है, उसके क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति क्या है। अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं, उनको जब आप देखोगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आयोग आपके साथ खेलता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर आप इस सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो यकीन मानिए कि आप ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपका विरोधी यानी आपका दुश्मन किस हथियार के साथ आ रहा है। अब मान के चलिए आपको फ़ोन आया और कहा आपके मित्र ने कि लड़ाई हो गई है, जल्दी से आ जाओ और आपने उससे आगे कुछ नहीं पूछा और आप बाइक उठाए या अपना नज़दीक में है तो पैदल निकल गए, दौड़ते हुए पहुँचे और वहाँ जाकर के पता चला आप यहाँ से डंडा लेके गए थे, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वो बंदूक लेके खड़ा है। तो क्या आप जीतने के आसार आपके हैं? आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आप अपने दोस्त से अगर एक बात ये भी पूछ लेते कि कितनी तैयारी के साथ है हमारा दुश्मन, तो आप अच्छे से तैयार होके जाते हैं। तो इसीलिए जब कोई आयोग है और आप अगर उसके पैटर्न के बारे में नहीं समझते हैं, आप उसकी जो नेचर है उसके बारे में नहीं समझते हैं, तो आपको हम समस्याएँ तो आनी है। क्योंकि आप तो बहुत अच्छे से पढ़ के गए हैं, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में आपके पास 50 क्वेश्चन सामने रखे हैं और आपसे 50 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए। पढ़े तो आप बहुत थे, बहुत मेहनत करके गए थे, लेकिन अंततः हुआ क्या? लड़ाई में आपकी हार हो गई। तो यही होता है। बस आपको करना क्या है कि आपको जानना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, किस सब्जेक्ट को हमें अपना ज़्यादा समय देना होगा, किस सब्जेक्ट को समय कम देना होगा। इस चीज़ को थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखेंगे। माफ़ करना, वो आप लोग भी कभी भी कॉल कर देते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसके रवैये की और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जान लेना कि आपका आयोग आपसे चाहता क्या है। और अगर आप ये नहीं जान पाते हैं, तो बस आप एग्ज़ाम देते रहिए और फिर से रिस्टार्ट करते रहिए। ठीक है? तो इसीलिए बार-बार मैं आपसे कहता हूँ, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, जब भी बात करता हूँ आपसे एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि आप बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर फ़ॉलो करिए। दूसरी बात ये कहता हूँ कि स्मार्ट स्टडी करना सीखिए। वो ऐसे ही नहीं कहता, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज समझेंगे आप इस चीज़ को। तो जो बच्चे पिछले कई सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर अंततः उनको जीत हासिल नहीं हो रही है, तो उसके लिए एक मोटिवेशनल है कि हवाएँ लाख बदलें पर हमारा रुख नहीं बदला। हवाएँ लाख बदलें पर हमारा रुख नहीं बदला। किताबें वही हैं, बस देखने का शौक नहीं बदला। किताबें वही हैं, बस देखने का शौक नहीं बदला। तुम्हें लगता है कि हम हार कर खामोश बैठे हैं? अरे नादानो,
शेर बूढ़ा हुआ है पर उसने शिकार नहीं बदला। ठीक है? तो आप लोग धुरंधर हो, बस फिर से लग जाइए, नज़दीक है समय आपका और जीत निश्चित ही मिलेगी। तो इस बार आर-पार की लड़ाई लड़िए। आर-पार की लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि सबको झोंक दीजिए। कहने का मतलब ये है कि साम, दाम, दंड, भेद हर चीज़ अपनाइए, लेकिन अंतिम पड़ाव आपका होना चाहिए सिलेक्शन। अपनी सेहत का विशेष ख़्याल रखें और सोर्स कम से कम रखें और उन्हीं सोर्स को बार-बार पढ़ें। जैसे कि आपको पता है कि ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आ चुका है और काफ़ी समय से ये फॉर्म चल रहा है आपका। लगभग अभी जो पदों की संख्या दिखाई जा रही है, वो 500 पदों की संख्या इसमें दिखाई जा रही है, जो कि अभी बढ़ जाएगी। आप निश्चिंत रहें इस चीज़ के लिए, ठीक है? उसके बाद आपको पता ही होगा कि इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो पोस्ट होती हैं, जैसे एसडीएम, डीएसपी और भी कई सारी पोस्ट होती हैं। ये चर्चा हम लोग कभी फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ देखना है कि आप अगर ग्रेजुएट हैं, स्नातक किए हुए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग हैं, तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा, जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है, यानी मिनिमम 21 साल के होने चाहिए और अधिकतम 40 साल के होने चाहिए आप, जो कि 1 जुलाई 2026 से मान्य होगी। ओटीआर आपने अगर नहीं किया है तो पहले आप ओटीआर फॉर्म भरिए, पहले ओटीआर करिए, पहले ओटीआर करिए और अगर ओटीआर कर लिए हैं तो आप फॉर्म एक क्लिक में आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं, जैसे कि 25 जून 2026 से आवेदन ये प्रारंभ हुआ है और 27 जुलाई 2026 तक ये फॉर्म रहेगा ओपन। 3 अगस्त 2026 संशोधन यानी त्रुटि सुधार विंडो ओपन रहेगी और 6 दिसंबर 2026 को ये फाइनल डेट है जो आपका एग्जाम होना है। ठीक है? यानी ये जो युद्ध लड़ना है आपको, उसकी समय सीमा पहले से ही निर्धारित है। अगर आयोग की बदली हुई सोच, जैसे मैं स्टार्टिंग में आपसे बात कर रहा था कि आयोग की कुछ बदली हुई सोच है, जिसमें 3 बड़े बदलाव हमें दिखाई देते हैं कि जो पुराना ढर्रा था कि आप घटना चक्र को पढ़ के, बस रट के आप जाएँगे और क्वालीफाई कर लेंगे, तो ऐसा अब संभव नहीं रह गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नहीं, यहाँ से प्रश्न नहीं होते। मैं मानता हूँ कि 40 से 50% या 60% तक भी आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं, लेकिन बाकी एरिया नहीं हो पाएगा। तो पहले जब रट के और सारी चीज़ें एक साथ हो जाती थी, ऐसा अब नहीं है। अब आपको थोड़ी-सी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आयोग धीरे-धीरे क्या कर रहा है कि यूपीएससी की तर्ज पर काम करने लगा है। जैसे वन लाइनर से थोड़ा मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसने बढ़ा दिए हैं। अब सीधे प्रश्न पूछने के बजाय क्या करता है कि कथन 1 और कथन 2 वाले प्रश्न बना रहा है, ठीक है? और उसमें भी आपसे कहेगा कि कथन 1 और 2 सही हैं, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है या दोनों ही गलत हैं, या इस तरीके से ऑप्शन बनाने की कोशिश करता है, कि काफ़ी सटीकता से ऑप्शन बनाता है, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। थीम रिपीट प्रश्न नहीं बन रहे हैं आजकल, जैसे यदि पहले बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन बन गया फिर वही रिपीट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। टॉपिक वही रहेगा, यानी कि मान लेते हैं कि बौद्ध धर्म से ही टॉपिक आएगा, लेकिन उसी टॉपिक की गहराई से नया प्रश्न पूछा जाएगा, ये थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात है। अगर ऑप्शन की क्लोज़ होने की अगर बात की जाए, तो जैसे केवल 1, केवल 2 या इनमें से कोई नहीं, जैसे ऑप्शन बना करके आपको काफ़ी ऑप्शन को क्लोज़ किया जा रहा है, ठीक? अब फाइनल बात जो करेंगे हम आपसे कि यूपी पीसीएस की प्रीलिम का जो सटीक वेटेज है ना, जो जीएस पेपर 1 का अगर देखें, चूँकि आपको पता ही होगा कि प्री में 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस सेकंड, इसको हम लोग सीसेट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जीएस 1 के आधार पे ही आपकी मेरिट लिस्ट लगती है और ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है? तो 150 कुल प्रश्न होते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं सब चीज़ों पे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये क्लास बनाने का मतलब ये था कि अब हमारी तैयारी जो अगले 4 महीने की जो तैयारी है, वो किस दिशा में होनी चाहिए। ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि अब हमें कहाँ मेहनत करनी है। बस यही उद्देश्य है इस क्लास का, ठीक है? तो हर विषय की प्राथमिकता को आपको समझना होगा। जैसे अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आपको देनी है करंट अफेयर को, क्योंकि औसतन यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपको छोड़ना नहीं है, पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको लगातार लेकर के चलना है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि वर्तमान जो माह है, उसका करंट पढ़िए, उसके साथ एक और करंट साथ जोड़िए, जो कि हो सकता है कि आप पिछले महीने का
या उससे पिछले महीने का, ये आप डिसाइड करिएगा कि आपको उस 1 महीने में एक तो उसी महीने का आपको करंट पढ़ना है और उसके बाद एक और महीना आप उसमें चुन लेना है कि मैं उस महीने का करंट पढ़ूँगा और इसी तरीके से आप सीढ़ीनुमा चलते हुए चलेंगे तो आप लगभग 8 से 10 मंथ का करंट अफेयर आप जुटा चुके होंगे, यानी कि कंप्लीट कर चुके होंगे और लास्ट के 1 महीने में जब मैगज़ीन्स आ जाती हैं जो 365 के तौर पे, यानी कि घटना चक्र ही निकालती है, आई दृष्टि के नाम से घटनासार भी निकालती है, तो आप उनमें से कोई एक मैगज़ीन लेंगे और उसको 4, 5, 6 बार आराम से पढ़ेंगे, तो आपकी ये 30 से 35 प्रश्नों की श्रृंखला आपकी पूरी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको यही इसी को देनी है। दूसरी प्रायोरिटी आपको देनी है, वो है आपका इतिहास, जिससे लगभग 22 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो दूसरी प्रायोरिटी आपकी हो जाएगी हिस्ट्री की और पहली प्रायोरिटी आपकी हो जाएगी। तीसरी कहूँगा कि भूगोल और पर्यावरण दोनों को अगर मिला दिया जाए, तो इसकी तीसरी प्रायोरिटी बन जाती है और ये 25 से 28 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। चूँकि एनवायरनमेंट जुड़ा है, तो आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन की संख्या थोड़ी-सी बढ़ जाएगी, ठीक है? उसके बाद आप जो समय देंगे, वो देंगे आप भारतीय राज्य व्यवस्था को, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन, मैं तो कहता हूँ कि करीबन 18 क्वेश्चन एवरेजन हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको तीसरा वेटेज आपको देना है, माफ करिएगा, चौथा वेटेज आपको देना है भारतीय राज्य व्यवस्था को और तीसरा वेटेज आपको भूगोल और पर्यावरण को, ठीक है? उसके बाद सामान्य विज्ञान को आप देख सकते हैं कि लगभग मुझे लगता है कि 10 से 12 प्रश्न यहाँ पे एवरेजन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आप 5वीं प्रायोरिटी आप इसको दे सकते हैं। बाकी बचा यूपी स्पेशल, तो कभी इसके क्वेश्चन 4 पूछ लेता है, कभी 2 पूछ लेता है, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं मानेंगे, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि 4 से 6 क्वेश्चन की एवरेजन पूछने की संभावना रहती है, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो ये प्रायोरिटी आपकी होनी ही चाहिए, आपको इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में आपको काम करना है। तो आप कर रहेंगे ये कि आप एक टाइम रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री और दूसरे टाइम में आप रख सकते हैं जैसे कि जियोग्राफी और बीच वाला जो टाइम रहेगा यानी कि आफ्टरनून या नून के टाइम पे, यानी दोपहर या दोपहर के बाद या दोपहर के पहले का जो समय होगा, इस पे आप करंट अफेयर फोकस करिए, ठीक है? तो इस प्रकार से आप चलेंगे तो आप ईज़िली सारी चीज़ें कवर कर पाएँगे, ठीक है? उसके बाद आगे देखें, तो कुछ सब्जेक्ट एनालिसिस दिए हैं, जैसे इतिहास के 22 से 25 क्वेश्चन हैं। अब आप देखें तो जो हाईली टॉपिक हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं, मौर्य और गुप्त प्रशासन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए आप कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही बनता है इन टॉपिकों से, एक-एक क्वेश्चन, ठीक है? और आधुनिक काल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपको जो तैयार करना है वो है मॉडर्न इंडिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे 1857 के जो किसान जनजाति आंदोलन थे, वहाँ से क्वेश्चन, इससे पहले के जो आंदोलन थे, वहाँ से क्वेश्चन और 1857 के बाद के जो आंदोलन रहे, उसके क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन या इससे संबंधित जितने भी विषय वस्तु हैं, वहाँ से क्वेश्चन और जो भू राजस्व प्रणालियाँ जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बनते हैं और एक गांधी युग से क्वेश्चन बनते हैं और इसके इर्द-गिर्द जितने भी पत्रिकाएँ हैं, सभाएँ हैं, पार्टी हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कुछ संस्थाएँ बनी, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो ये याद रखने है कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं। जैसे 2023 का अगर क्वेश्चन देखें आप, तो निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ इस प्रकार से कालखंड व्यवस्थित करने को दे देता है, ठीक है? तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पहले से इसको टैकल करके रखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। अगर बात की जाए भूगोल की, तो अगर इसके सब्जेक्ट की एनालिसिस की जाए, तो पर्यावरण भूगोल जैसे कि 25 से 28 प्रश्न जो आते हैं, जैसे भारत की सहायक जो नदियाँ हैं, उनकी सहायक नदियाँ हैं, उनके क्रम क्या हैं, ठीक है? जो जल संधियाँ हैं, झीलें हैं, सीमावर्ती देश हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रामसर साइट्स हैं, वन्यजीव अभयारण्य हैं, जैव विविधता और हॉटस्पॉट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि 2023 में ही ये प्रश्न आया था कि कौन-सा जो खनिज देश सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ खनिज दे देगा, एक तरफ देश दे देगा और मैं आपको, जैसे कि आपको पता है कि मैं फैक्ट वाली जो क्लास करा रहा हूँ, जिसमें आपको 2 क्लास मिल चुकी हैं, आप देखेंगे कि वहाँ जो फैक्ट मैं आपको करा रहा हूँ, ये फैक्ट आपको सीधे के सीधे यहाँ मिल जाएँगे, ठीक है? अगर भारतीय राज्य व्यवस्था की बात की जाए, तो जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यानी कि हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, 1773 से लेके 1935 के एक्ट तक या 1947 तक का, तो आप देख सकते हैं उसको। मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी और संसद,
इस तरीके के जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, पंचायती राज व्यवस्था से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी संविधान संशोधन है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, संसदीय जो समितियाँ हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे, क्योंकि यहाँ हर एक टॉपिक से कम एक सवाल आना तय होता है, ठीक है? देखिए 2021 में यहाँ से प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था। फिर उसके बाद देखें विज्ञान करंट और करंट अफेयर या यूपी स्पेशल की बात की जाए, तो जैसे सामान्य विज्ञान है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है? अत्यधिक वेटेज होता है बायोलॉजी का, जैसे मानव रोग, जो वायरस, बैक्टीरिया से, विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये रसायन हैं, पादप हार्मोन है, ये टॉपिक प्राथमिकता से पढ़ें, क्योंकि अगर आप इनको प्राथमिकता नहीं देंगे, तो आपको पता है कि यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आ जाएँगे। बाकी आप सारी चीज़ें पढ़ते रहिए तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे? नहीं होंगे, तो प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी, वो टॉपिक आपको फोकस करने ही होंगे, ठीक है? बात की जाए अगर करंट अफेयर की, तो ये सबसे बड़ा एरिया है जहाँ 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो यहाँ अगर आप देखें तो जैसे केंद्र और राज्य की जो सरकार की ये योजना है ना, आप देखेंगे हर साल यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है? अब बजट है, पात्रता है, नोडल मंत्रालय है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बजट तो आप बिल्कुल अच्छे से, इकोनॉमी वाला पार्ट तो आपको छोड़ना ही नहीं है, करंट अफेयर से ही क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक तो बहुत कम पूछता है पीसीएस, ठीक है? अब उसके बाद देखें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सूचकांक है, इंडेक्स वगैरह है, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? जो समझौते हैं, जैसे वैश्विक ग्लोबल लेवल पे मोदी जी हैं, आपके जा रहे हैं, देशों से वार्ता कर रहे हैं, उनके साथ जो एमओयू साइन हो रहे हैं, तो उसमें कुछ प्रमुख बातें होंगी, उसको ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार से जो करंट अफेयर है, अब जैसे मान लीजिए मोदी जी गए, कई देशों के इनको अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है? वहाँ के जो सबसे सर्वोच्च अवार्ड होते हैं वो इनको प्रदान किए गए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो क्वेश्चन बनेंगे? बनेंगे, ठीक है? बात की जाए अगर यूपी स्पेशल की, तो इसका वेटेज थोड़ा सा कम है, फिर भी आपको इससे छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो यूपी बजट से, कला संस्कृति यानी कि जैसे घराने हैं, खेल-कूद हैं, नृत्य हैं, इत्यादि वगैरह जैसे जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? उसके बाद देखें तो जैसे भौगोलिक संरचना, एक जनपद एक उत्पाद यानी ओडीओपी जो योजना है, ठीक है? इस प्रकार से यहाँ पे जो है विशिष्ट प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे आप यूपी की ही बात करें, तो यूपी के जैसे चिड़ियाघर, वेटलैंड वगैरह, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आप देखेंगे कि हर साल एक क्वेश्चन जो भी पूछेगा तो इन टॉपिक से ही होगा। उसके बाद हमारा जो फाइनल बात है वो है कि परीक्षा तक का जो सटीक गणित आपको बैठाना है, तो मान के चलिए आपके पास लगभग 140 या 150 दिन बचे हुए हैं। अब इसको चलना कैसे है? तो आप पहला 125 दिन संपूर्ण जीएस और सीसेट का गहन अध्ययन करिए, ठीक है? उसके बाद 30 दिन यानी मैं आपसे कहता हूँ कि आप 1 माह तो आप निकाल ही दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए केवल रिवीजन का माह होना चाहिए। क्योंकि आपने जो भी तैयारी की है केवल उसी को अच्छे से पढ़ के जाइए, और अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के नहीं जाएँगे तो आप जानते हैं क्या होता है? आपको आ तो सब रहा होता है, लेकिन गलतियाँ आपसे बढ़ जाती हैं। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि आपको वो चीज़ें कंठस्थ नहीं हो पाई हैं और आपका कन्फ्यूजन बढ़ गया, और कन्फ्यूजन बढ़ने की वजह से गलतियाँ बढ़ गईं, और इसीलिए आप बाहर हो गए। इसीलिए आपको लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि रिवीजन नहीं होना, ठीक है? आप इतनी मेहनत करने के बाद केवल एक गलती कर जाते हैं और आप बाहर हो जाते हैं। तो इस गलती से आपको सबक लेना है, सीखना है, और लास्ट के इस 1 माह से पहले मैं कहूँगा कि जब 2 माह बचे हों एग्ज़ाम में, तब आपको करना ये है कि 1 महीने में हर रोज़ 1 टेस्ट देना है। अगर आप रोज़ नहीं दे सकते तो आप कोशिश करिए कि हर दूसरे या तीसरे दिन आपको टेस्ट देना है, कम से कम 50 टेस्ट तो आप देकर ही जाइए, ठीक है? कम से कम 50 टेस्ट देकर जाइए, जिससे आपको एक अपनी गलतियाँ का एहसास होगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या माइनर गलतियाँ हो रही हैं आपसे, कहाँ आपका ध्यान चूक रहा है, इस सब चीज़ों पे आप काम करके जाएँगे, ठीक है? उसके बाद अगर आप इस तरीके से इस फॉर्मेट से चलना चाहते हैं, जैसे मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि जैसे 125 दिन का जो मास्टरमाइंड है, वो जैसे 25 दिन आप हिस्ट्री पढ़िए, 25 दिन आप भूगोल और पर्यावरण पढ़िए, 20 दिन का पॉलिटी पढ़िए 20 दिन में, और विज्ञान को 15 दिन दे दीजिए, यूपी स्पेशल को 15 दिन दे दीजिए, और जो कुछ बफर डे जो कि गैप और उसके लिए यहाँ पे रखा गया कि कई बार ऐसा होता है कि आप बीमार पड़ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी काम की वजह से बाहर चले जाते हैं, तो 2-4 दिन आपको नहीं पढ़ने को मिलता, तो आप उसको रखिएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर समय मिलता है तो यहाँ पे भी आप काम करते रहिएगा, ठीक है? रहा बात सीसेट के लिए, क्योंकि ये आपको लगता है कि नहीं अब बस हो जाएगा, 1-2 दिन लास्ट में हम इसको देख लेंगे और कर ले जाएँगे। मैं कह रहा हूँ कि क्वालीफाइंग है,
लेकिन अगर ये क्वालीफाई नहीं हुआ तो आप कितना भी अच्छा करके आइए जीएस में, आप पास ही नहीं होंगे, तो फ़ायदा क्या होगा? तो आपको यहाँ भी क्वालीफाइंग एरिया जो है तैयार करना होगा। टोटल 100 प्रश्न होते हैं और 33% आपकी क्वालीफाइंग जो है डिक्लेरेशन रखी गई है, ठीक है? तो मेरा कहना ये है कि 6 घंटे का एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन में आप कम से कम 1 से 2 घंटे का समय दे दीजिए सीसेट को। और इस सीसेट में आपको पढ़ना क्या है? तो जैसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो अंतर्वैयक्तिक कौशल से बनते हैं, यानी जो है आपका जो संप्रेषण है वो पूछता है और वहाँ से लगभग पिछले 10 सालों का जो पीवाईक्यू है ना, आप उसी को फॉलो कर जाइए, वहीं से उसको रट लीजिए, वहीं से काम आपका हो जाएगा। सोचिए 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आपको सीधे एक टॉपिक से मिलने जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आप सामान्य हिंदी, सबसे मजबूत ये आपका होना चाहिए, जिसमें संधि, तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द और गद्यांश भी आता है उसमें। एक पैरा दिया दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है? उसके बाद तार्किक क्षमता अगर देखें तो जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, दिशा ज्ञान, यहाँ से टॉपिक जो है, तो आप देखेंगे कि लगभग यहाँ से 60 से 70 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से मिल जाएँगे, बस काफ़ी है आपके लिए, ठीक है? तो ये एक रूटीन आपका होना चाहिए जो मैंने बहुत तेज़ी में आपको बता दिया है। मैं बस आपसे अनुरोध यही करूँगा कि आप प्लीज़ एक चीज़ फ़ॉलो करिए और वो करना है आपको कि आप उस पैटर्न को फ़ॉलो करिए जो आयोग आपसे चाहता है। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप इसको अगर नहीं समझेंगे, तो बस आप हर बार आइए, फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए और फिर बाहर होकर के फिर से यही तैयारी करिए और फिर वही एक गाना है ना कि रीस्टार्ट, रीस्टार्ट होता रहेगा, ठीक है? बार-बार आपसे कहता हूँ कि सीमित सोर्स रखिए, अधिकतम रिवीजन रखिए, कम किताबें और ज़्यादा बार पढ़ना, ये आपके बहुत काम का है। आप एक बार करके तो देखिए, ठीक है? फैक्ट डायरी बनाइए, यानी कि तथ्यों को एक डायरी में नोट करिए और उस डायरी को डेली खोल करके देखिए, केवल खोल करके उसको देखते रहना है, ठीक है? ये काम आपको ज़रूर कर लेना है और ओएमआर भरने की प्रैक्टिस ज़रूर डालनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने सर्कल वहाँ पे जो दिए हैं, उस सर्कल में आपने क्या किया कि आपको सर्कल भरना है और आप सर्कल भरने में ये इस तरीके से भर के चले आए, जो कि गलत है। कई बार ऐसा होता है कि आपने सर्कल जो है इस तरीके से भर दिया, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी है। आप कोशिश करिए कि इस सर्कल को अच्छे से फिल करिए, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि अगर आप इसमें अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो इसमें समय लग जाता है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि आप टिक करके चले आए। मैंने ऐसे ही बच्चे देखे हैं कि टिक कर दिया, चलो मान लिया। ऐसा कुछ नहीं, मशीन चेक करेगी, बाहर कर देगी आपको, ठीक है? तो ओमार भरने की भी एक प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे। तो तैयारी आज से अभी से शुरू कर दीजिए आप। और बस आपके लिए एक ही लाइन कहूँगा कि नींद से कहो कि अभी हमसे कोई रिश्ता ना रखे। नींद से कहो कि अभी हमसे कोई रिश्ता ना रखे, हम आँखें बंद करके भी अपना ख्वाब बुनते हैं। ये जो शांत समंदर की तरह खामोश हैं हम, ये जो शांत समंदर की तरह खामोश हैं हम, लौटेंगे जब तबाही बनकर, लोग आज भी वही मंजर चुनते हैं। ठीक है? तो विदा चाहता हूँ आपसे, मिलता हूँ फिर अगली क्लास में। ख़्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मुझे अपना समर्थन देते रहिए, जैसे कि आप देते आए हैं, बहुत प्यार करते हैं आप। सबसे ख़ास बात ये है कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि निरंतर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? मुझे बहुत खुशी होती है कि आपके जो प्यारे कमेंट आते हैं, लाइक आते हैं, मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि चलिए ठीक है, 100, 200, 500 लोगों में से अगर आप 10 लोग भी हैं, मेरे लिए इतना सोचते हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो दिल से सैल्यूट है उन लोगों को। चलिए, तो यही क्लास अपनी ऑफ करता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका सभी को धन्यवाद।